सिमुलेशन करेंगे। वो कल वाली प्रोजेक्ट कर कोई है कहाँ से मैंने एक नहीं बनाई थी दोबारा बनाई आपने नहीं ये जैसा ये न्यू प्रोजेक्ट का चलेंगे कर लेना कोई कंटिन्यू यार मैं कंटिन्यू 5 किलो 8 का ठीक है लॉन्गी के टाइम का और एक इन्वर्टर उसके बाद ये सारे डिटेल्ड लॉसेस ठीक है अब डिटेल्ड लॉसेस में हमारे पास ये सबसे पहले थर्मल पैरामीटर्स आते हैं उस एरिया के ठीक है ये आपको इंटरनेट से उस एरिया के जी सर आपसे बात करनी थी जी सर मंडे को हमारी पहली क्लास भी है तो देखिए सर ये इस एरिया के आपको जिस एरिया में भी हम डिज़ाइन करेंगे उस एरिया के ये सारे की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी एज इट इस एरिया के पुट करनी है इसी तरह ऑमनी क्लासेस होते हैं हमारे ठीक है ये हमारे पास ये छोटे सिस्टम्स के लिए ना यही वैल्यू सेट की जाती है जो ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ठीक और जब बड़ा सिस्टम आ जाता है तो फिर उसकी ऑलरेडी जो है अगर क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट को वैल्यूज खुद बताता है कि उसमें आर्मी क्लासेस इतने होने चाहिए मैं इससे ज़्यादा नहीं चाहता ठीक है और लेकिन छोटे सिस्टम में ये मिनिमम है इससे कम नहीं हो सकते ठीक मॉड्यूलर क्वालिटी ये एलआईडी जो है ये लाइट की जो उसके ऊपर इंड्यूस होती है ना लाइट उसकी डिग्रेडेशन और मिसमैच होता है कितना परसेंट मिसमैच हो सकती है लाइट की इसी तरह मॉड्यूल की क्वालिटी उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है वो मॉड्यूल के बैक साइड पे लिखा होता है समटाइम्स आपने कुछ ऐसे मॉड्यूल जो सोलर पैनल्स मिलते हैं जिनकी एफिशिएंसी जो है वो इनकी डाटा शीट के अंदर इंक्लूड नहीं होती तो यहाँ से आप डायरेक्टली वोट कर सकते हैं इसी तरह पावर लॉस है मैक्सिमम पावर पॉइंट पे आप कितना आप पावर लॉस चाहते हैं मीन्स कि आपका जो मैक्सिमम पावर पॉइंट है जो आपका वो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर कंसीडर करेगा उसके अंदर आप उसको आप कितनी हद तक जो है ना एफिशिएंट चाहते हैं तो उतनी हद तक एफिशिएंट चाहने के लिए जितना भी है इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके सॉइल लॉसेस इसमें वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो तो जितना आपके पास एक्सपोजर है जी प्रैक्टिकल कंपनी क्या करती है उसके साथ जो अगर कोई वैल्यू हाँ ठीक है वो जो छोटे सिस्टम्स होते हैं ना जो रेजिडेंशियल सिस्टम्स होते हैं उनमें तो कंपनीज इनको कुछ भी नहीं करती क्योंकि वो ऑलरेडी आपने कल देखा था कि हमारा 84 समथिंग आ रहा था ठीक है तो उसके अंदर जो लॉसेस है ना वो थोड़े बहुत इंक्रीज जो 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 84 से उसको एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए वो कंपनी बस यही करती है कि उस एरिया में वहाँ पर लाइट की ब्राइटनेस इंक्रीज करने के लिए ओवरऑल उस एरिया को जो है ना वो सफेद पेंट से वो पेंट किया जाता है ताकि वहाँ पर जब लाइट सूरज की डायरेक्टली पड़े तो वो एरिया जो है ना ओवरऑल ब्राइट हो जाए और इसी तरह जो है वहाँ पर कंडक्टर्स अच्छे यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन कि कंडक्टर जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी होगी हमारे पास मतलब छत से लेके नीचे इन्वर्टर लगा हुआ था वो लेंथ कितनी होगी जितनी लंबी वायर्स होती हैं तो उतनी ज़्यादा लॉसेस होते हैं तो उतना मोटर कंडक्टर हमें यूज़ करना पड़ता है तो जो कंपनीज जो रेजिडेंशियल स्केल की होती हैं तो उनका तो कोई इशू ही नहीं होता वो तो ज़्यादातर यही करती हैं कि एज इट इज़ जो है वैल्यूज़ को लेके चलती हैं ये जो ईयरली लॉस फैक्टर है ना यहाँ पर ये सॉइलिंग फैक्टर है ये मैदानी इलाकों के लिए ये सेम है और पहाड़ी इलाकों के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है जब बात आ जाती है रेतले इलाकों की सहराओं की वहाँ पर सॉइल जो है ना वहाँ पर वो नहीं रहती जो हमारे इलाकों में है क्योंकि वहाँ पर मोस्टली जो है वो सैंड होती है नमी कम होती है उसके अंदर और ओवरऑल जो है ना उसका जो है ना हमारे क्योंकि हीट जो है ना वो जो सॉइल है ना वो ओवरऑल उस एरिया की ह्यूमिडिटी और हीट जो पैनल की हीट है उसके ऊपर इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता है तो जो पैनल है उसका हम टेम्परेचर हमें एक हद से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते तो ये हम लॉस फैक्टर उस एरिया का लिखेंगे लेकिन जब हम बात करेंगे अपने एरिया की रेजिडेंशियल तो वहाँ पर इस चीज़ की जरूरत नहीं होती वैसे सॉइल में कितना है ऐसी उस एरिया में कभी कंपनी का एक्सपोजर हुआ है तो 3 to 5% हो जाता है चलो
इंसिडेंट एंगल मॉडिफायर होता है। इंसिडेंट एंगल मॉडिफायर का मतलब ये है कि आपके जो पैनल्स हैं उसके ऊपर जो सनलाइट है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, उसको आप मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आपका डाटा जो आप इंटरनेट से उठाते हैं वो मैच नहीं कर रहा होता आपके अपने एरिया वाइज डाटा से। तो ये उस केस में, लेकिन ये भी इंडस्ट्रियल स्केल पे आता है क्योंकि इस लेवल पे हमारे पास अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 पैनल लगाना है उसके अंदर मॉडिफाई अगर एंगल को 1% या 2% अगर मॉडिफाई करना है 10 पैनल्स के लिए, तो वो उसके जो ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी जो 10% 10 पैनल्स के अंदर पहले थी और जो 1% या 2% इंक्रीज करने के बाद उसमें कोई फर्क नहीं आएगा 10 पैनल्स के लिए। लेकिन जब बात करेंगे आप बड़े सिस्टम की जहाँ पर मीन्स के 100 केवी हो जाएगा या 50 केवी हो जाएगा, वहाँ पर पैनल्स की तादाद एक कसीर तादाद हो जाएगी पैनल्स की, तो वहाँ पर इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाता है ओवरऑल। ये वो इंसिडेंट एंगल क्या है, मतलब ये एक तो टिल्ट एंगल होता है? नहीं, ये इंसिडेंट एंगल होता है कि पैनल जितना पड़ा हुआ है उसके ऊपर लाइट किस एंगल से पड़ रही है। अच्छा अच्छा। अगर उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ती है तो पैनल की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, थोड़ी सी डेविएट नहीं तो करती उसमें है हम टिल्ट एंगल ही चेंज कर देते हैं, कर दे, इस तरह नहीं हो सकता? उस ओवरऑल सूरज जो है ना हमारा वो चलता है। हाँ अच्छा, वो मूवमेंट में फिर चेंज होता रहेगा ना? चेंज होता रहेगा, या तो अगर हमारे पास हाँ ट्रैकिंग करते हैं ना तो ठीक है, उस केस में हमारे उसमें पास इस चाहिए। चीज़ की जरूरत नहीं होती। तो ठीक हो सही। और ये जो आखिर वाले ये 4 लॉसेस है ना, इनका ओवरऑल कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। ठीक। ये सिर्फ आपकी जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं ना और उसमें आप चाह रहे होते हैं कि मैं इसको ऐसे करके, या आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ के अकॉर्डिंग जो है ना हम करते हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री में इस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है। जो पीवी सिस्टम है, पीवी सिस्टम के अंदर ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये किसी और जो हमारे पास कंपाइलर होगा ना, या कहने के सोलर सिस्टम के लिए कोई और जो जो भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये चार जो है ना चीज़ें ये इंक्लूड नहीं है, बल्कि मैक्सिमम चीज़ें इंक्लूड नहीं है। वो इसलिए है कि ये सारे के सारा लर्निंग प्रोसेस के लिए है। लेकिन जब आप बात करेंगे इंडस्ट्रियल स्केल पे या प्रैक्टिकल नॉलेज में चले जाएंगे जहाँ पे आपने ऑलरेडी सिस्टम एक डिज़ाइन करना है, तो वहाँ पर सिर्फ थर्मल पैरामीटर्स होते हैं, ओहमिक लॉसेस होते हैं, या मॉड्यूल की ये चार वाले, ये पहले चार है ना, ये वहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं तो ऐड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। लेकिन जो आखिर वाले ये 4 फैक्टर्स हैं ना, ये सिर्फ आपकी अपनी स्टडी के लिए होते हैं कि इन चीज़ों का अगर फैक्टर्स को मैं चेंज करूँ तो मेरे मॉडल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये इसका इंडस्ट्रियल में कहीं यूज़ नहीं है। ठीक है। तो इनको ब्रेक करना। ठीक है। अब सेल्फ कंजम्पशन, अब ये सेल्फ कंजम्पशन हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट हुआ होगा नो सेल्फ कंजम्पशन, कि हमारा जो इन्वर्टर है, क्योंकि हमारा इन्वर्टर ने जो पावर सिस्टम से जो सोलर पैनल से जो हमारे पास वोल्टेज जनरेट होंगे उसी की बेस पे हमारा इन्वर्टर चलेगा। मीन्स कि जब जब लाइट ऑफ होगी तो उसने अपने आप को एनर्जाइज तो रखना है ना, और सिस्टम भी हमारा सारे का सारा चलाना है। मीन्स कि उसने जो ओवरऑल हमारा लोड है उसको चलाने के लिए हमारा इन्वर्टर जो काम कर रहा है, तो उस काम को करने के लिए वो खुद भी कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम कर रहा है, तो वो उसकी ये सेल्फ कंजम्पशन है। ठीक है। तो अब काइंड ऑफ लोड प्रोफाइल, अब जितने भी हमारे पास 10 किलोवाट से 12 किलोवाट तक जो हमारे पास इन्वर्टर्स है ना, इनकी सेल्फ कंजम्पशन बनिस्बत उनकी अपनी जो रेटिंग है, मीन्स के 12 किलोवाट का अगर इन्वर्टर है तो उसकी अपनी रेटिंग के अकॉर्डिंग उसकी सेल्फ की जो कंजम्पशन है वो बहुत ही कम होती है। तो हम उसको नो सेल्फ कंजम्पशन कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारा इन्वर्टर 12,000 वाट बना रहा है तो उसकी सेल्फ कंजम्पशन जो है वो 100 या 200 या 250 वाट्स, इससे मैक्सिमम नहीं होती। तो वो हम उसको एज कंसीडर करते हैं कि उसने वो सेल्फ कंज्यूम किया ही नहीं है। लेकिन जब बात आ जाती है हमारे पास 12 किलोवाट से अपर सिस्टम्स की, तो वहाँ पर क्योंकि हमारे पास उसके अंदर वोल्टेजेस भी इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स भी इंक्रीज होती हैं, तो ओवरऑल जो इन्वर्टर की सेल्फ कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो इन्वर्टर का साइज एज कम्पेयर टू उसके किलोवाट्स वो ज़्यादा इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। वो कोशिश करती हैं कंपनीज के जो इन्वर्टर है छोटे से छोटा कंजस्टेड बनाया जाए, लेकिन जब कंजस्टेड इन्वर्टर बनाते हैं तो उसके अंदर जो हीट इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। उसके लिए वो फिर उसको हीट इफेक्ट को निगलेक्ट करने के लिए उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स लगाते हैं, हीट सिंक्स भी, हीट सिंक्स के साथ साथ वो फैंस भी लगाते हैं, और फिर इनके अंदर पावर कैपेसिटर्स लगते हैं, उनकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग, उसके अंदर हमारे पास जो इन्वर्टर है उसकी कंजम्पशन जो है वो बनिस्बत जो है दूसरे सिस्टम के वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये छोटे सिस्टम के लिए तो हम जो है ना उनको उसको सिलेक्ट करेंगे नो सेल्फ कंजम्पशन।
लेकिन जब बड़े सिस्टम्स की बात करेंगे तो फिर या तो उसके ऊपर लिखा होगा कि हाँ, इसके ऊपर इतनी सेल्फ कंजम्पशन है। इन्वर्टर की जो डाटा शीट है, इन्वर्टर के साथ जो भी उसके जो पेज वगैरह जब खोलेंगे ना डब्बा इन्वर्टर का, तो उसके साथ जो सारे कुछ आता है उसके अंदर लिखा होगा। अदरवाइज मंथली वैल्यूज या डेली बेसिस पे आप जो है ना ये जो नीचे वाली वैल्यूज है ना, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मंथली बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे मेरे ऊपर पावर इतनी जनरेट हो रही थी, नीचे आउट मैं फुल लोड डालूंगा, आउटगोइंग इतनी जा रही है, मींस कि इन्वर्टर कुछ ना कुछ पावर खुद कंज्यूम कर रहा है। ये सारे का सारा जो है ना, ये आपका प्रैक्टिकल बेस है कि आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को डेली बेसिस पे डेली प्रोफाइल आप बनाते हैं या मंथली वैल्यूज जैसे आप बनाएंगे, आप यहाँ से जो है ना इनको अ, अ, क्या एडिट कर सकते हैं। मंथली वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी, आप मंथली वैल्यूज हैं जनवरी में ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगा, और ये दिसंबर तक जाके ये एक दफ़ा आप करेंगे मंथली बेसिस पे, तो आइंदा जो आने वाले साल है उनके लिए आप ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये डिफरेंट वैल्यूज इसलिए मांग रहा है क्योंकि जनवरी में हमारे पास लोड कम होता है एज कम्पेयर टू जुलाई, मई, जून, जुलाई, क्योंकि उन दिनों में गर्मियाँ होती हैं। तो ओवरऑल जो है वो फिर इन दिनों में जो हमारे पास इन्वर्टर है उसकी सेल्फ कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होगी बनिस्बत इन दिनों के। अब ये जो स्टार आ जाता है ना, इसका मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ सेव नहीं की। ठीक। अब स्टोरेज आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि एक हमारे पास स्टैंड अलोन होता था जो हमारा नॉर्मली यूपीएस वाला सिस्टम होता था, उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना है, तो लाइट जाएगी तो उसने जो है ना हमारा सिस्टम चलाना है। और दूसरे होते थे हमारे पास ग्रिड कनेक्टेड। ग्रिड कनेक्टेड में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक विद बैकअप होता है और जिसे हम नॉर्मली कहते हैं ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। दूसरे को जो विद सॉरी एक विदाउट बैकअप बैकअप होता है जिसे हम नॉर्मली ग्रिड कनेक्टेड कहते हैं। और जो दूसरा होता है हाइब्रिड, जो ग्रिड विद बैकअप भी होता है। तो अब आप देखना चाहते हैं, ये देखें वीक, यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे नो स्टोरेज, हमें सेल्फ कंजम्पशन आ जाएगी, पीक शेयरिंग। अब ये स्टोरेज वो किस तरह की हो सकती है कि आप स्टोरेज इस तरह की लगाएं कि सिर्फ हमारे का जो इन्वर्टर है ना वो खुद कंज्यूम करे उस स्टोरेज से पावर। जो हमारे पास सिस्टम्स है ना 1 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट्स तक, वो मोस्टली कंपनीज जो है उनके सिस्टम इस तरह के हैं कि वो जब तक उसको वापडा नहीं ना मिलती वो सिस्टम नहीं चलता। ठीक है, वापडा वापडा मिल भी गई है, फिर भी वो सिस्टम नहीं चलेगा जब तक उसके साथ बैटरी अटैच नहीं होगी। कुछ हमारे पास इन्वर्टर ऐसे हैं जो जिनको वापडा की जरूरत नहीं होती, जिनको बैटरी की भी जरूरत नहीं होती। वापडा अवेलेबल है तो वापडा भी चल जाएगा, बैटरी अवेलेबल होगी तो बैटरी भी चल जाएगा। लेकिन कुछ इन्वर्टर्स हमारे पास ऐसे जो हमारे पास लोकली यूज होते हैं ना, 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक, वो इन्वर्टर्स ऐसे इन्वर्टर्स हैं जिनको जैसे ही आप वापडा की पावर देंगे साथ ही साथ आपको एक बैटरी लगानी पड़ेगी जो उसको एनर्जाइज कर सके। वो बैटरी बेशक उस चार्ज स्टोर ना करती हो, मिसाल के तौर पे वो बैटरी ऐसी हो जो बहुत कम टाइम के लिए चार्ज स्टोर करती है, लेकिन एट द स्पॉट उस बैटरी को उस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट रखना ज़रूरी होता है उस इन्वर्टर को चलाने के लिए। अदरवाइज वो इन्वर्टर नहीं चलता। मिसाल के तौर पे अगर दिन में हमारे पास वापडा चले जाती है तो वो इन्वर्टर वो ऑफ हो जाएगा अनलेस अनटिल उसके साथ हमारे पास एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास सोलर पैनल्स पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो इन्वर्टर नहीं चलेगा। इन्वर्टर कहेगा कि मेरे साथ कोई ना कोई बैटरी अटैच करो जो मुझे एनर्जाइज करे। उसके लिए जो है ना उनकी सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम एक बैटरी लगाते हैं। वो आप बैटरी आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो उस बैटरी को उसके साथ अटैच कर सकते हैं एक अच्छी हेल्दी बैटरी लेके। उस हेल्दी बैटरी का फायदा ये होगा कि एट नाइट वो सिस्टम रन करेगा जब सोलर भी नहीं होगा आपके पास और आपका वाटर भी ऑन नहीं होगा। लेकिन आप अगर आप कह रहे हैं कि मेरा काम सिर्फ दिन का है, तो दिन में सोलर अवेलेबल होता है, लेकिन हमारे सिस्टम को एनर्जाइज करने के लिए आप फिर एक वीक बैटरी ऐड कर देते हैं जिसकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि उनके ऑलरेडी कोई ना कोई सेल जो है वो डेड या डैमेज हो चुका होता है अंदर से। लेकिन वो बैटरी बनिस्बत इसके कि आप पूरी एक बैटरी की कॉस्ट भरें, इसकी बजाय आप एक जो है ना पीक बैटरी उसके साथ अटैच कर देते हैं सिर्फ अपने सिस्टम को अटैच करने के लिए। तो पीक शेयरिंग, अब पीक शेयरिंग ये होती है कि आपने बैटरीज अटैच की हैं लेकिन आप चाहते हैं ये हैं कि जब पीक वोल्टेज है ना, जब हमारे पास पीक लोड है, हमारे हमारा सिस्टम जो है इस तरह का है कि हमारा पीक लोड पे मेरा जो सिस्टम जो ऊपर पैनल्स हैं
उनकी पावर कम प्रोड्यूस होती है और मुझे मेरा लोड ज़्यादा हो जाता है। मीन्स के मिसाल के तौर पे मेरा सिस्टम है 7 किलोवाट का, मैंने इन्वर्टर लगाया हुआ है, लेकिन मैंने ऊपर पैनल जो है अभी 5 किलोवाट के मिसाल के तौर पर अटैच किया हुआ है और मेरा मैक्सिमम लोड मोस्टली 5 किलोवाट का होता है, लेकिन एक टाइम आता है जब मेरा जो लोड है वो 6 किलोवाट को रीच करता है। उस टाइम में मैं ये नहीं चाहता कि मेरा सिस्टम वापस से जो है ना एनर्जी ले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो इन्वर्टर है वो मेरा 5 किलोवाट की जो प्रोडक्शन है उसी में से वो 6 किलोवाट का जो है सिर्फ मेरा लोड वो चलाए। इस केस में आप ये करते हैं कि 5 किलोवाट के पैनल्स के साथ ही 7 किलोवाट का इन्वर्टर आपने लगाया होता है, तो वहीं पे आप एक बैटरी अटैच कर देते हैं। उस बैटरी का फायदा ये होता है कि जब आपका लोड 5 किलोवाट से कम होता है उस वक्त तो बैटरी चार्ज हो रही होती है, लेकिन जैसे ही आपका लोड 5 किलोवाट से इंक्रीज करके 6 किलोवाट पे जाता है तो हमारा सिस्टम क्या करता है, ऊपर से 5 किलोवाट तो ले रहा है लेकिन बैटरी से भी कुछ ना कुछ पावर लेकर वो आपका 6 किलोवाट का जो लोड है उसको वो कंपनसेट कर रहा है। तो इस केस में आप वापस से भी नहीं ले रहे और आपका काम भी चल रहा है। बैटरीज के बनस्पत पैनल्स के वो सस्ती हैं, तो समटाइम्स ये सिर्फ जब हमारे पास कोई रेयर केस होता है कि जब हमारा पीक वोल्टेज हो, ये इंडस्ट्रियल स्केल में हो सकता है। ठीक। अब ये वीक ग्रिड आइलैंडिंग है ना, ये पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं फिलहाल है और ना ही इसके बारे में हमें कहीं पे इंडस्ट्री में सिखाया जाता है और ना ही मैंने कहीं पे इंटरनेट पे पढ़ा है इसके हवाले से। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो यही है कि वीक ग्रिड इसमें होता ही है। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो जैसे कि मैक्सिमम चार्जिंग हमारे पास कब ऑफ होनी चाहिए, जब हमारी बैटरीज जो है 95% पे ऑफ हो जाती हैं। ये कोई भी नहीं सिखाता क्योंकि उनको इन चीज़ों से मतलब भी नहीं होता। डिपेंड करता है हमारा इन्वर्टर क्या करेगा। हमारा इन्वर्टर मैक्सिमम चार्जिंग है 95% पे वो ऑफ कर देगा। इसी तरह ही मैक्सिमम डिस्चार्जिंग किस टाइम पे वो करना चाहिए 50% पे। आप इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, 20% पे भी लेके जा सकते हैं और मिनिमम डिस्चार्जिंग ये 20% पे उसने ऑलरेडी बताई। इसी तरह बैटरी इनपुट चार्जर कितने कितने किलोवाट का बैटरी इनपुट चार्जर होगा उस इन्वर्टर के अंदर। समटाइम क्या होता है कि आप ऐसा इन्वर्टर ले लेते हैं जिसकी डाटा शीट से नहीं अवेलेबल होती, उस केस में आप ये जो है इन चीज़ों को ये अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारे चार्जर की कितनी हो सकती है और एफिशिएंसी ये जो चीज़ें ना सर, ये वाली सर, ये हमारे पास आती हैं। आपने वो नाम सुना हुआ है हमारे पास एक स्काई इलेक्ट्रिक का। स्काई इलेक्ट्रिक। स्काई इलेक्ट्रिक ने सबसे पहले पाकिस्तान में जो जितनी भी कंपनीज है ना सोलर इंस्टॉलेशन की, उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, BMS। उसमें वो ये चीज़ करते थे कि बैटरीज जो है आपकी वो डिस्ट्रॉय या वो उनकी लाइफ जो है वो इंक्रीज करने के लिए वो हर बैटरी मिसाल के तौर पे अगर वो बैटरी की एक सीरीज बनाते तो हर बैटरी के साथ हर सेल के साथ एक BMS मॉनिटर लगाते थे और उसकी वो रीडिंग्स ऑलरेडी जो है वो उनका जो अपना कंट्रोल सेंटर होता है वहाँ पर अपने क्लाइंट्स की उनकी रीडिंग्स को मॉनिटर करते हैं पहले माह तक। और अगर आप उनका एक स्पेशल पैकेज लें तो वो लाइफ टाइम तक भी जो है ना आपकी बैटरीज को मॉनिटर करते हैं। उसमें क्या होता है कि वो बताते हैं कि आप पुरानी बैटरी इस वक्त जो है वो इतने परसेंट पे है, बाकी सारी बैटरीज की परसेंटेज ये है, तो उसको क्या मसला है वो आप उनको चेक करें। अगर वो क्लाइंट सॉल्व कर सकता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर कंपनी खुद जाती है। तो ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है ना ये वही है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है थोड़ी सी। ये होराइजन जो है ना, ये होराइजन ये हमारा एजिमुथ है। मिसाल के तौर पे ये ज़मीन का प्लेन कह लेते हैं। और मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर जो है ना अपने पैनल लगाए हैं, ठीक है। तो अब ये जो आ रही है ना ये सारे के सारे ये लूप्स बनी हुई हैं डिफरेंट जगह पे, ठीक है, कि 6 आवर 7 आवर 8 आवर ये 18th आवर तक। अब ये लूप्स क्या हैं? ये लूप्स हमारा जो सन है ये उसकी मूवमेंट है। और अब ये जो लाइंस है ना ये वाली लाइंस ये डिफरेंट मंथ्स को रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए हमारा जो अर्थ है वो सूरज के अराउंड जो है वो रिवॉल्व जब करती है तो वो
कंप्लीट एक सर्कल में नहीं, वो थोड़ा सा एलिप्टिकल कह लें या वो बेवली सर्कल है उसका। तो वो समटाइम्स सूरज के क्लोज होती है, समटाइम्स वो सूरज से दूर होती है। तो ये जो लाइंस है ना, ये मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस मंथ में वो सूरज के क्लोज तरीन होगा, अर्थ के क्लोज तरीन होगा, और ये वाला जो मंथ है, इस मंथ में वो सूरज जो है वो अर्थ से दूर तरीन होगा। और ये जो लाइंस है ना, ये उसकी मूवमेंट है डिफरेंट मंथ्स में, स्पेसिफिक आवर्स में। ये कोई नहीं एक्सप्लेन करता इस चीज़ को। हालांकि इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है जब आप काम करते हैं ना शेडिंग का। और ये लाइंस है ना, ये वाली लाइन यहाँ से लेके ये लाइन और ये लाइन आपको बता रही है, ये देखें, ये बिहाइंड द प्लेन। इसके बाद जो है आपकी जो पैनल है उसके ऊपर साया आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से लेके ये भी, ये वो पॉइंट है, इसके बाद आपके पैनल के ऊपर जो है ना साया आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम है, उस वक्त आपके पैनल के ऊपर लाइट इंड्यूस होगी। ये तो एक जनरल केस है, लेकिन आगे जब हम शेडिंग करेंगे उसके दौरान ये फिर दोबारा अपीयर होगा, वो हमारे केस का अपीयर होगा। अब ये नियर शेडिंग आ जाती है हमारे पास। इसमें हमने कंस्ट्रक्ट करना होता है, कंस्ट्रक्शन करनी होती है। जब जैसे आपने की थी ये वो बाय डिफॉल्ट गई थी। अच्छा, ये रन भी किया आपने? ये कहीं से बोर्ड हो गई है, बोर्ड भी किया आपने इसके ऊपर वो अपनी शेडिंग परफॉर्म नहीं की थी? नहीं। ये देखना, आप यहाँ से ये आपकी फील्ड में जो भी चीज़ें आपने लगाई हुई है, ये वो लगाई हुई है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है, इसको इसको इस टूल्स में अगर आप आ जाए ना, तो हमारे पास ये लास्ट वाला ऑप्शन होता है शेडिंग एनिमेशन। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम। यहाँ से हमने सिलेक्ट करना होता है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी टुडे कर देंगे। हाँ ये ठीक है, और ये भी हो गया। यहाँ से मैं रन तो नहीं कर जी ये रन नहीं करना, मैं बस ठीक है। एक वो कुछ और चीज़ें देख रहा हूँ। अजीमथ हो गया, हाइट हो गई, अजीमथ -52। ठीक है, अभी जो आपने ये डिज़ाइन किया ना, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। अच्छा ये देखेंगे, वो 2D में पता नहीं लगता। अब यहाँ से इसका शायद साया शुरू हुआ था, थोड़ा सा आया था, तो ये एंड पे आके ये फिर ये बता रहे हैं। ये जो लाइन है ना, वो ये बता रही है हमारे पास कि सुबह 6 बजे से 6 बजे तो सूरज निकला नहीं, 7:30 7:30 बजे तकरीबन निकला, 7:15 बजे, और 7:15 से लेके तकरीबन 10 बजे करीब करीब जो है ना हमारे पैनल पे थोड़ा बहुत साया रहा है। 7:30 बजे पीक पे था और 10 बजे तक खत्म हो गया ओवरऑल। अब 10 बजे के बाद हमारा पैनल जो है ना 100% एफिशिएंसी से काम करेंगे। फिर ये जाएंगे हमारे पास 12, 1, 2 बजे के बाद जो है ना 3 बजे, हाँ 3 बजे के बाद जाके ना हमारे पास फिर शेडिंग शुरू हो जाएगी। मीन्स कि मैं इसको अगर इसकी पोजीशंस अगर चेंज करना चाहूँ और इनकी शेडिंग अवॉइड करना चाहूँ, तो मैं अगर मेरे पास अगर ऑप्शन है तो मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरा सिस्टम इतने परसेंट ही एफिशिएंट हो। फिर इसका जो है मुतबादल मुझे सोचना पड़ेगा, अगर मैं इसकी एफिशिएंसी और इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, इस केस में ये सीन क्लोज हो गया। फिर में आ गए, शेडिंग एरियाज इज फार लॉन्गर देन द ये कल आ रहा था इसलिए मैंने शेडिंग किया ये शेडिंग एरिया इज फार लार्जर देन द वो देखने में समझ आ गई।
अभी हम चले जाएंगे हाँ ये टूल्स में नहीं ठीक है ये भी आना ये देखें आपने यही मॉड्यूल लगाया बाकी वो ये कह रहा है कि या तो इसको रिमूव करो ठीक है इनको बड़ी कॉपी करना होगा कैसे करना ये कितने लगे हैं आपने 1 2 2 3 4 5 6 7 8 16 लगे हैं आ जाते हैं हमारे पास शेड 4 लगाए हुए हैं ना अब नंबर ऑफ मॉड्यूल्स भी एडजस्ट होते हैं शुरू में मेरे से याद नहीं आ याद आ पार्टीशन ये देखिए ना ये दो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स ये एडिट नहीं हो रही वाई मॉड्यूल एडजस्ट आ गया हाँ ये अब ये देखें अब वाई मॉड्यूल एडजस्ट करने से ना वो ये भी हुआ कि ये एरिया जो है ना हमारा ओवरऑल मॉड्यूल के साइज का हो गया शेडिंग एरिया हमारा अब हमने 2 है और नंबर ऑफ मॉड्यूल अब ये तो हो गया ना एक ये तो एक का हो गया एक का हो गया अब इसको सेट करें अब आए वो सिलेक्ट नहीं होती है मेरे क्या था सही इसको कैंसिल कर देते हैं हमारा ये आ गया वाई मॉड्यूल आ गया हमारे पास बेसिक पैरामीटर ये हो गया number of items in define partition number of items in height left right lower center वैसे इस केस में आपने टोटल कितने लगाए हुए कैमरास ये तो बाय डिफॉल्ट ना कि अंदर ही मैंने कहीं से क्लिक किया बाय डिफॉल्ट ये आ गई थी वैल्यू मैंने नहीं लगाया उसके अंदर नो मॉडल लग रहे हैं नो अच्छा सेट किया इसलिए वो इतना लगा रहा है इधर हम सेट करेंगे कहाँ पे इधर 4 और 2 देखना 8 तो हमने इधर सेट किया इसलिए उसे 8 है नहीं वो तो आप अगर इधर ज्यादा कर दे तो दूसरों को भी लगा देंगे एक स्ट्रिंग कर रहा हूँ मैं तो हमारे पास ओवरऑल सिस्टम भी ग्रीन हो गया ये बाय डिफॉल्ट नहीं आता ये आप यहाँ से आपने करने पड़ते हैं इसको वैसे हम ये रिमूव कर दे अपना लगा देंगे सिस्टम एक हो गया हमारे पास 9 है ना तो 3 by 3 कर दें ठीक है कि वो ओवरऑल हमारा सिस्टम भी देख रहे हैं ना ठीक है हाइट ऑफ रेक्टेंगल साइज उसका रेक्टेंगल का है ये सारी चीज़ें ठीक है उसमें यहाँ पे आप उसको नहीं हो गया
ये मिल जाती हैं, इसकी लाइब्रेरी में आते हैं। अच्छा शेडिंग पैटर्न जी कंप्लीट करते हैं। तो उसमें जाके 180 का करो शेडिंग पैटर्न लगाओ। अब उसकी पोजीशन ऐसी रही है ना कि वो उसके लॉसेस कम हो गए। टेबल हैज नॉट बीन कंप्यूट करना है, रीकंप्यूट कि हमारे पास टेबल कंप्यूट होगा। ओवरऑल जब हमारे पास एक दफ़ा सारे वो हमने रिमूव कर दिया ना उसके जो एरर्स आ रहे थे, वो मैं देखूंगा बाद में कि क्या मसला है। अब ये टाइम बता रहा है, अगर एजिमुथ उसका -180 डिग्री है, ये सॉरी एजिमुथ ये सारे आ रहे हैं और ये हाइट भी आ रही है, एजिमुथ हाइट तो 20 डिग्री पे 0, -160 डिग्री पे ये 1 और उसके बाद ये आ रहा था हमारे पास, ये बिहाइंड आ रहा है और ये बहुत कम टाइम के लिए आ रहा है। ठीक है, तो मेन चीज़ इसमें वो एक रहा। अब यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि ये देखें, ये जो कम डॉटेड लाइंस हैं ये 1% लॉस की हैं, उससे ज़्यादा वाली 5% की हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की डॉटेड लाइंस हैं और ये उनके लॉसेस भी बताए हुए हैं। ये वो पॉइंट है जिसके बाद जो है ना हमारा, इससे पहले हमारा सूरज नहीं उगता, ठीक है। और ये वो पॉइंट है जब हमारा सूरज गुरूब हो चुका होता है। इससे पहले पहले हमारे ओवरऑल जो है ना पैनल्स पे शेड धूप पड़ती है, लेकिन ये वो पॉइंट है जब शेड आ रहा होता है, ठीक, कुछ लॉसेस के साथ। और ये वो पॉइंट है जब शेड आ रहा होता है। अब 1 2 3 4 5 6 7 जो है ना ये हमारे पास दिए हुए हैं 22 जून को। अब 22 जून मेरा ख्याल है 22 जून ही होता है ना जो लॉन्गेस्ट डे होता है। इसी तरह ही ये 22 मई से लेकर 23 मई तक ये कुछ डिफ़ॉल्ट डेज हैं, उनके अंदर स्पेसिफिकली ये चेक करता है। तो ये ओवरऑल बता रहा है कि हमारे पास लॉसेस कहाँ पर होंगे, कितने कितने परसेंटेज के साथ होंगे। वो परसेंटेज वाला टेबल हमारा दूसरा था और ये एक्सप्लेन कर रहा है कि किस वक्त जो है कितने परसेंट लॉस आएगा हमारे पास। इस टाइम पे हमारे पास लॉस जो है ये चीज़ होगा और इस मंथ के अंदर कैसा लॉस होगा। वो मैंने आपको बताया ना कि मिसाल के तौर पे जून के अंदर जो है सूरज सबसे दूर होता है। जून के अंदर ये वाली लाइन है, इस टाइम पे जून के अंदर ये होगा, इस टाइम पे जून के अंदर ये होगा, ये सारा ये और महीने का है, ये और महीने का है उस टाइम पे, उसी टाइम पे। क्योंकि हम देखते हैं ना नेक्स्ट मंथ में देखूंगा मुझे इसी टाइम पे सूरज की डायरेक्शन कहीं और मिलेगी, थोड़ा सा इधर हो जाए। तो उसकी रीजन ये होती है कि वो हमारी एक जो जमीन है एक तो एलिप्टिकल सर्कल में मूव कर रही है, दूसरा हमारी जमीन है उसकी मूवमेंट को टिल्ट भी होती है यूं इस तरह एक्सिस पे और एक हाँ जी सूरज पे एक्सिस पे और उसके अलावा उसकी एक मोशन ऐसे भी होती है, कभी इस तरह हो जाती है एक्सिस जो है ना उसका रोटेशन ऑफ एक्सिस, वो कभी इस तरह हो जाता है कभी इस तरह हो जाता है। अच्छा जमीन का एक्सिस ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना ये हमारे पास उसकी मूवमेंट का जो ये जो है ना मूवमेंट उसको हम रिप्रेजेंट इस तरह कर पाते हैं इसी वजह से। उसके बाद मॉड्यूल लेआउट अगर आपने बनानी हो तो वैसे कोई नहीं है इस चीज़ के बारे में पूछता। सिस्टम ओवरव्यू करना हो तो हमारे पास ये सिस्टम की ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक दफ़ा रिपोर्ट देखने से पहले जो है ना आप देख सकते हैं हमारे पास सिस्टम ओवरव्यू हमारे पास क्या है उसका, ये जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं टोटल हमारा वाला फिर ये इतना हो जाएगा। पैरामीटर सिस्टम के ये हैं, 3D शेडिंग पैरामीटर्स ये हो जाएंगे हमारे पास और बाकी सारी चीज़ें। और ये बताएगा कि एक ही नंबर ऑफ फील्ड है और उसकी डायरेक्शन उसमें खुद बताई गई है कि ये देखें साउथ और वेस्ट के थोड़ा सा दरमियान में आ जाता है। एनर्जी मैनेजमेंट अगर आप अपने हिसाब से करना चाहें तो मिसाल के तौर पर जो एक्सटर्नल एम्बिएंट टेम्परेचर जो है ना आउटडोर इंस्टॉलेशन का, अगर वो आप चाहते हैं कि एम्बिएंट टेम्परेचर जो है ना वो शिफ्ट होता है एरिया का, तो टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो कितना हो सकता है, टेम्परेचर इंडोर टेम्परेचर कितना हो सकता है अगर आपकी वैल्यूज देना चाहें तो। लेकिन ये भी स्टडी पर्पस के लिए है। इसी तरह हमारे सिस्टम का जो पावर फैक्टर है
अगर आपको लगता है कि हमारा जो लोड इस तरह का होगा कि उसका पावर फैक्टर जो है वो 1 नहीं होगा, इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड होगा, तो वो आप अपने हिसाब से अपनी सिस्टम के अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी ग्रिड पावर होती है कि ग्रिड की पावर की मैं लिमिटेशन रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मिसाल के तौर पे मेरा गर्मियों के अंदर मेरा सिस्टम अगर 5 किलोवाट का, अगर मेरा सिस्टम 2 किलोवाट बना रहा है, तो मैं ये नहीं चाहता कि वो बाकी 3 किलोवाट जो है वो सिस्टम ग्रिड को दे दे। मैं चाहता हूँ कि वो ग्रिड को हमेशा 1 किलोवाट पावर दे। ठीक। तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं चाहता तो मैं नहीं करता। बाकी किधर जाएंगे? बाकी बैटरी से चार्ज करेंगे बाकी वो पावर जो है ना वो आपकी डिपेंड करती है आपके लोड पे, ठीक है। जो आप मीन्स के जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो फिर लाइफ बढ़ जाएगी, सोलर से पावर कितनी है? हाँ जी। और इसी तरह ये जो P50 या P90 एस्टिमेशन है ना, ये देखें, ये वो मैंने आपको बताया था, ये डाटा सोर्स है हमारे पास। ये 2002 से लेके 2011 तक का उसके पास डाटा है। और अगर आप इससे लेटेस्ट डाटा उठाना चाहें तो आपको जो शुरू में आता है डाउनलोड का ऑप्शन, जैसे सिस्टम आप टीवी सिस्टम रन करते हैं ना, शुरू में डाउनलोड का ऑप्शन हाँ आता वो है, तो ठीक वो है। मेटियन नाम की फाइल्स डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, लेकिन वो उनकी वैल्यूज में और आपकी वैल्यूज में कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए हम यूज़ करते नहीं है। ठीक। तो अगर आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि डिफाइन नहीं करनी है, मंथली एवरेज करनी है, मैं कितनी कर सकता हूँ उसके अंदर, क्लाइमेट चेंज कितना कितने परसेंट आ चुका है पहली वाली वैल्यूज में से, और अच्छा एनुअल वायबिलिटी उसकी कितनी आ चुकी है। और इन चीज़ों को मैं सब चीज़ों को जो है ना मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मैंने डिफाइन नहीं करनी है चीज़ें। इसी तरह ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये अपनी मर्जी से अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑलरेडी सिस्टम हमारा जो है, जो आइडियल कंडीशन में जिनको नॉर्मली हम सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो इन्हीं कंडीशंस की बेस पे करते हैं। और पावर फैक्टर वाला मेरे ख्याल में उसकी वजह से मैं दे रहा हूँ। पावर फैक्टर जो था नहीं, जहाँ ग्रिड का पावर फैक्टर वहाँ में टेम्परेचर का जो था, किसमें एनर्जी मैनेजमेंट था, एनर्जी मैनेजमेंट ये में? रेड होगा इसमें हमने हाँ इसको ये भी है, और सिस्टम के साथ ही हमने ना, सिस्टम में यूज है हमने वो तो ठीक है। और एक इन्वर्टर हो गया, सेल्फ कंजम्पशन, कितने किलोवाट का आप सिस्टम डिजाइन कर रहे थे? ठीक है। ये ठीक है, जो ऑलरेडी फाइल लगी है ना वो नोट कर। 34 सिमुलेशन है। इधर नहीं कर रहा इधर नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इसे दरम्यान में यूज़ करना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि सारे फैक्टर्स जो हैं वो सेम होते हैं। अच्छा, नहीं इस तरह की सूरत हाल आए तो इसका क्या मतलब होता है? हमने लेकिन दिस मतलब पार्ट हैज़ सारा बीन दिन ये मॉडिफाइड। करता रहे सारे। देखिए ये क्या कह रहा है, दिस पार्ट हैज़ बीन मॉडिफाइड, दिस पार्ट हैज़ बीन मॉडिफाइड एंड रिक्वायर्ड सेविंग द एरिया, हाँ लेकिन सेविंग कर लिया वो नहीं हो रहा। ये भी तरीका कार है इसका। इधर कहीं सेविंग के बीच में तो नहीं आते ऑप्शन? बग आ गया इसमें। पीवीसी क्लोज करना पड़ेगा। पीसीसी क्लोज करना पड़ेगा, एग्जिट करेंगे तो। सेव करेंगे, सेव होता है, सेव है। मैंने कई दफ़ा कर लिया। अच्छा, इसका नाम चेंज कर दें, 3 कर देते हैं, देखते हैं। डिस्क्रिप्शन फाइल में भी हम्म।
may be unstable. After crash behavior, you are advised to save your work and restart the program. सेव कर लेते हैं, कर लेते हैं बाद। ये बात ये सारा कुछ करना पड़ेगा। नहीं, हम बोर्ड कर लेते हैं, बोर्ड में तो वही होगी यार, उसकी ट्रैकिंग देखना है, प्रोजेक्ट में आ गई किधर से ओपन करें लोग प्रोजेक्ट इधर भी ये प्रोजेक्ट 3 हो गया नहीं 2 में देखिए 2 प्रोजेक्ट क्रैश हो गया था ना। अच्छा, इस तरह पहले कोई इस तरह का नुकसान हुआ है सारा काम करने का? नहीं, ये पहली दफा हुआ। चलिए तो वैसे ब्रेक आ रही है 3 मेरे को इसको सोलर मोड करने में वैसे वो नहीं हो रहा है या मतलब इसको सारे को डिलीट करके हम अपना रखते हैं बिल्डिंग बनानी है तो उसका जरा एक बता दीजिए। हाँ, साथ और ये पूरी बिल्डिंग है मैंने बोर्ड की ना कहीं से हम इलेक्ट्रिकल के सारे एक न्यू बनाने। हाँ वो इस तरह का टाइप का बनना चाहिए वो कैसे पीवीसी स्विच क्रैश कर रहा है। मेरा ख्याल है ये बग आया हुआ उसी को रिमूव करने के लिए अपडेट करेंगे तो फिर चल जाएंगे। हम क्रिएट कर सकते हैं ऑलरेडी। अच्छा ये सारे ऑप्शन है, ठीक है यहाँ से बिल्डिंग्स भी पड़ेंगी हैं हमारे ठीक पास। है सही है। एलिमेंट्री शेडिंग ऑब्जेक्ट अगर आप ऐड करना चाहें तो मिसाल के तौर पे ये इसी तरह का सिंपल सा इसी को आप खुद अपनी एक बिल्डिंग बनाना चाहिए इसी के ऊपर और ब्लॉक्स जोड़ के ठीक है तो वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है और इसी तरह ये ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास याद आता है कि ये मैदान सदन किया गया हुआ हम कहते हैं कि हमारे पास इस तरह की बिल्डिंग है इसको देते हैं हमारे पास 10 मीटर लेंथ दे देते हैं 30 1 मीटर ठीक 1 मीटर ही है। क्योंकि बिल्डिंग है तो फिर ये आएगी 30 फुट कितनी होती है वो मीटर्स में नहीं ना कंसीडर होती 30 फुट 10 मीटर ठीक है। ख्याल है इसको जो वेट था इसकी थोड़ी सी स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ऑब्जेक्ट का कलर ठीक है क्लोज ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा इसकी हमने चेक करनी है कि इसका अजीमत क्या आ रहा है। इसका अजीमत भी 0 है टेल भी इसका 0 है और अब हमने जो पैनल्स लगाए हुए थे उनका अजीमत 30 था 20 अजीमत था और 30 इसका 30 उसका टिल्ट था। पैनल इंसर्ट कर लो तो अभी हमने इसके ऊपर पैनल्स लगाने हैं तो यहाँ पे फील्ड में चले जाएंगे फील्ड लगाई हुई तो यहाँ से क्रिएट करेंगे वेव फील्ड में मैं सिंगल पीवी टेबल लगाना चाहता हूँ अर्रे लगाना चाहता हूँ ट्रैकर्स की ट्रैकर हमने यूज़ नहीं करने
रे ऑफ टेबल रे ऑफ टेबल्स करते हैं तो ये इसी तरह की जैसे आपने वो आ बताया। जाएगी। अब ये इसमें जो है ना यहाँ पर ये नंबर ऑफ शर्ट्स हमारे पास 3 है 3 है और ये आ गया, लेकिन अब वही पहले वाला सीन किया बस वही 2 4 6 8 10 हमारे पास 9 पैनल्स हैं, उसमें 10 की जगह बनाती है, इसमें से एक स्पेस हम स्किप कर देंगे। ठीक है ठीक अब उसने अपने हिसाब से किया, उसे पता है कि मैक्सिमम भी जो है ना इतना फिल होगा, मेरे पास पैनल्स ही 9 है है। तो इससे ज़्यादा मैं एक्सीड कर नहीं सकता। इससे एक्सीड करना है तो मैंने सिस्टम या तो बड़ा बनाना है या मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर जाके इसे कहूँ कि 2x2 करूँगा तो बाकी इसको नंबर ऑफ शेड्स पिछले हम बाय सेंस साइज हो जाएगा। नहीं से हाँ ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ एक और इशू है। ये चीज़ ये जो है ना ये कंसीडर करती है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को भी। हमने नंबर ऑफ स्ट्रिंग एक ही बनाई हुई है तो हम इसको एक ही को लेके चल रहे हैं। ठीक है तो बजाय इसके हम यहाँ से क्रिएट करेंगे सिंगल पीवी टेबल और मैं कहता हूँ कि मेरा पीवी साइज ही 3x3 और मेरे पीवी एंगल्स का एजीमथ यहाँ पे एजीमथ ही मांगेगा। ये हमारे पास ये एजीमथ आ गया। इधर हम करेंगे इसको 20 और 30 डिग्री पे वो एडजस्ट है। इसको ऑब्जेक्ट हम कर देंगे क्लोज, ये 30 डिग्री पे आ गया साउथ वेस्ट। ठीक है उस हिसाब से हमारी बिल्डिंग बहुत बड़ी है। बड़ी है ठीक है। इस बिल्डिंग पे हम यहाँ करेंगे, इस जगह पे हम 2 छोटे से ऑब्जेक्ट्स डिजाइन कर लेंगे ताकि उसकी शेडिंग भी आ जाए बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है ट्री वैसे लगाना हो इधर से अगर ट्री लगाना हो तो ट्री भी लगा सकते हैं, इधर सारे इधर ही है। यहीं पे हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी। आप बिल्डिंग या कंपोज ऑब्जेक्ट में अब शेडिंग ऑब्जेक्ट के नाम से होगा ये एलिमेंट्री शेडिंग ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ना, अब यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा कौन कौन से आप शेडिंग ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे शुरू हो जाएंगे ट्रीज वगैरह। ये ट्री है हमारे पास, विंटर भी है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें। केबल्स अगर आप भी उन्हें केबल लगाना चाहें तो केबल्स भी आ जाती हैं। बस ट्री कर लें हम एक ट्री कर लेते हैं, क्लोज करना है और इसकी पोजीशन हम चेंज करेंगे। अब इसकी पोजीशन का सबसे बहुत इशू होता है। तो इसकी पोजीशन ये है कि आप इसको एट ए टाइम जो है ना एक एक्सिस में मूव कर सकते हैं, फिर दूसरे एक्सिस को पकड़ना है। और फिर हम जिस तरह हम ऑटो कैड में करते थे कि हम जब ऑटो कैड में एक चीज़ को ड्रैग करके उस एक स्पेसिफिक पोजीशन पे लेके जाना चाहते थे ना, तो हम उसे स्पेसिफिकली उसी प्लेन में जाके देखते थे कि वो आया वो उसी प्लेन के अंदर आई भी है कि नहीं। यहाँ से देखने से लगता है कि ये उसी प्लेन में है, लेकिन जब आप दूसरे प्लेन में जाते हैं तो ये उस प्लेन में मर्ज हो रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक्स या वाई एक्सिस पे जाएं, ऊपर से देखें हमें ठीक लग रही है, लेकिन जब हम इस एक्सिस पे जाएंगे ये देखें अब आपको ऊंचा ट्री लग रहा है। और इस एक्सिस में जाएंगे तो ये डिफरेंट एक्सिस में जाके आपने उस ट्री को खुद एडजस्ट करना होता है। ये अब मेरा बिल्डिंग की वो कहने के लेवल पे आ गया, ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड लेवल पे आ गया। लेकिन अब मैं जाके इस एक्सिस में देखूंगा तो ये ठीक है, उसी के साथ है। एक्सिस से भी देखना है, तो इसको मैंने बिल्डिंग से थोड़ा अब ये करना है। मैं यहाँ पे ले जाते हैं क्योंकि हमारे पैनल्स की डायरेक्शन ये है, तो ये पैनल्स की बैक साइड पे आ रहा है, उसको तो शेडिंग है। इस तरह हम पैनल्स को भी रिमूव कर लेते हैं। ये छत पे लगाना है छत पे। अब दोनों की पोजीशन देखेंगे। आप पैनल देखें, हमें लग रहा था कि छत में, लेकिन वो छत में नहीं है। उनको हम ऊपर लेके जाएंगे, पोजीशन से देखेंगे ठीक है।
अब ट्री का साइज हमने बड़ा करना है, उसका शेप क्या है। तो हमारी बिल्डिंग की हाइट थी हमारी बिल्डिंग की हाइट तकरीबन 10 मीटर है। 15 मीटर काफी बड़े तो ये की शक्ल सूरत ही अजीब हो गई है। ये कुछ इस तरह का हो गया। ठीक इस तरह का हम कलर कोई शेड नहीं करना अब हम सीन ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं, हम दोबारा अपने पैनल्स की तरफ आ जाते हैं। हमने पैनल्स देख ली, तो हमारे पास लैंडस्केप लगे हुए हैं 3 है और ये सेंसिटिव उसके बाद ये पैनल्स की स्पेसिंग है, हम अपने जहाँ हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 0.02 मीटर्स लिखी हुई है, वो हम इंचेस में वैल्यूज लेते हैं, फिर उनको कोई मीटर्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखी है। और ये फ्रेम की हाइट होती है, जो पैनल्स का होता है ना, उसकी हाइट होती है, आप उसको ज़मीन से कितना ऊपर रखना चाहते हैं। तो इस पोजीशन पे ले आए इसको, तकरीबन इस तरह से इसको हम ऑब्जर्व कर लेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, शेडिंग क्रिएट करेंगे। आज की डेट में आज की डेट में मैंने जब इसे चलाया, ठीक तो उधर है सन अभी उधर है। अब शाम के वक्त आ जाता है, ठीक है, सही है। डे टाइम में वो नहीं आता। अब इस सीट को मैं क्लोज करता हूँ। वो कहता है कि आपका शेडिंग फैक्टर टेबल नहीं बना, उसको कंप्यूट करें। कंप्यूट करते हैं, ये कंप्यूट हो गया। उसके बाद जैसे हम ग्राफ में आएंगे और देखेंगे, हमारे पास शुरू में हमारे पास कोई लॉस नहीं आ रहा, उसके बाद हमारे पास लॉसेज आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमने अब चेक करनी है अपनी रिपोर्ट जब बनाएंगे, हम सिमुलेशन रन करते हैं। एफिशिएंसी परफॉर्मेंस रेशो हमारे पास अभी भी 84.8 है, क्योंकि हालांकि हमारे पास शेडिंग लॉस आ रहा है, लेकिन अभी भी परफॉर्मेंस रेशो उसकी 84.82 ही है। अब इसकी रीज़न ये है कि जो शाम के वक्त बिल्कुल थी ना हमारे पास लॉसेज, तो शाम के वक्त जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है ना पैनल्स के ऊपर, ठीक है, और बनिस्बत 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, वो कहते हैं वो आइडियल सिचुएशन होती है जिसमें हमारे पास पीक पावर प्रोड्यूस हो रही होती है। तो शाम के वक्त वैसे ही पावर कम हो रही होती है, और उस वक्त अगर लॉस हो रहे थे तो वो फिर उसी पावर का लॉस आएगा। वो बनिस्बत उसके कम आता है। मेन चीज़ होती है हमारे कि हमने डे टाइम में जो है ना उसके ऊपर कोई शेडिंग नहीं आने चाहिए। सुबह के वक्त अगर आगे 10 बजे से पहले पहले अगर कोई शेडिंग आती है तो हमें कोई इशू नहीं होता। 2 बजे से 3 बजे के बाद अगर कोई शेडिंग आ रही होती है उससे भी हमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है। तो जब हम ये बनाएंगे तो अब हमारे पास इस दफ़ा ये लास्ट टाइम ये पूरे का पूरा पेज नहीं था जिसके अंदर हमारे पास ये मॉडल नहीं बना हुआ था, और ये सन की जो हमारे पास बीम शेडिंग फैक्टर आ रहा था ये भी हमारे पास नहीं बना हुआ था। ये इस अब ये जो है ना हम चीज़ें ये क्लाइंट को नहीं हम दिखाते, क्योंकि क्लाइंट को जब ये चीज़ें दिखाएंगे ना उसको ये चीज़ें समझ नहीं आती ऐसी। लेकिन जब हम बात करते हैं ना इंडस्ट्रियल बेस पे, तो वो आगे बंदे ही वो बैठे होते हैं जिनको हमें जहाँ चीज़ें आगे सारी जाके एक्सप्लेन करनी होती है। और स्टूडेंट लेवल पे ये चीज़ जो है ना सीखने वाली है कि इस चीज़ का मकसद क्या है। तो ओवरऑल आपको नॉलेज हो जाती है कि हाँ भाई मैंने किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा। अब इस दफ़ा पे हमारे पास क्या हो रहा है कि लाइट इंसिडेंस का जो था वो कलेक्शन लॉस है, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे लॉस के।
तो अब इसकी कलेक्शन लॉस को इसके अंदर हम जो है ना इंक्रीज नहीं कर सकते पीवीसिस्ट के अंदर, वो इसलिए कम नहीं कर सकते, वो इसलिए कि पीवीसिस्ट के अंदर जो इससे अब स्टूडेंट लेवल पे है, तो वो जो फैक्टर्स है ना जो जिनको हमने ये मीट करना होता है वो पीवीसिस्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है। हाँ एक तरीका कार है जिसके अंदर ये हम चीज़ें रिड्यूस कर सकते हैं, वो ये चीज़ है कि हम जो हमने पैनल्स लगाए हुए हैं ना वो हम बाइफेशियल लगाएं। बाइफेशियल पैनल्स का नहीं पता आपको? क्या? अच्छा वो डबल साइड्स होते हैं। अच्छा सर आपको पैनल्स की टाइप्स का पता है? मोनोक्रिस्टलाइन पॉली वो इस तरह का टाइप है और बाइफेशियल हो गया। हाँ जी, नहीं अब मोनो और पॉली के अंदर आगे फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है। तीन बेसिक टाइप्स हैं। ठीक है। मोनो, पॉली और उसके बाद आ जाती है अमॉर्फस। ठीक है, बीच में अमॉर्फस जो है ना, अमॉर्फस पैनल्स वो इस तरह के होते हैं जो जिनकी एफिशिएंसी सबसे कम है और वो इजीली बेंड हो जाते हैं, तो वो कुछ ऐसी जगहों पे लगाते हैं जहाँ पर वो मतलब उसका ये होता है कि जिस तरह कार मिसाल के तौर पर अगर एक कार है तो कार की बॉडी जो है ना उसके ऊपर उस अमॉर्फस पैनल को लगा सकते हैं, वो इजीली बेंड हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्डिंग की विंडोज पे बिल्कुल रबड़ की तरह के होते हैं, रबड़ की तरह। तो वो हमारे पास उसकी जो हमने कॉमन जो देखा ना वो हमने अपने कैलकुलेटर के अंदर देखा हुआ। ठीक है। और फिर अब पॉली और जो मोनोक्रिस्टलाइन है ना, इन दोनों के अंदर आगे मजीद टाइप्स हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन क्योंकि उनकी जो शुरू में अभी अभी जो लेटेस्ट पैनल्स हैं उनकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है ना एफिशिएंसी वो 23% है। मतलब 100% अगर लाइट पड़ती है उसके ऊपर तो उसका वो 23% ही वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और ये सबसे एफिशिएंट पैनल है अभी तक मार्केट में अवेलेबल। उसकी रीज़न ये है कि जब हमारे पास शुरू में पैनल्स बने थे तो वो हीट अप होते थे, क्योंकि जब वो हीट अप होते थे तो वो उनकी परफॉर्मेंस पे जो है ना ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है जब पैनल्स की टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एक सर्टेन लिमिट से। तब वो हीट इफेक्ट कम करने के लिए पैनल्स कंपनीज बनाने वालों ने ये किया है कि जो वो सामने वो क्रिस्टलाइन का सिलिकॉन की जो वेफर्स होते हैं उनकी बैक साइड पे उन्होंने एक वाइट कलर की फिल्म फिल्म लगाई थी जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। उस वाइट फिल्म का काम ये था कि जो एक्स्ट्रा लाइट होती थी वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती थी, ओवरऑल जो पैनल था वो हीट अप नहीं होता ज़्यादा। तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं पर्क टेक्नोलॉजी। अब पैनल्स आए मोनो पर्क, पॉली पर्क मार्केट में इन इन नाम से जो है जाने जाते हैं। फिर एक और चीज़ हुई कि फिर PERC, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ जो है ना इंट्रोड्यूस हुई। अब ये होता था कि हमारे पास जो जितने पैनल लगते हैं बड़े-बड़े सिस्टम्स में वो कहीं पे सीरीज में लग रहे हैं, फिर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स डिवाइड हो जाती हैं। अब वो किसी एक पैनल पे अगर शेड आता है ना मिसाल के तौर पे, तो वो सीरीज में है तो ओवरऑल स्ट्रिंग हमारी इफेक्ट करती है। ठीक है। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास तीन या चार सेल बैटरीज हैं, अगर मैं उनको सीरीज में लगाता हूँ, अगर एक बैटरी के परफॉर्मेंस वीक है ना तो ओवरऑल सीरीज वाली बैटरीज की परफॉर्मेंस हालांकि वो हेल्दी है वो उसको वीक कर देगी, वो आउटपुट जो है ना ओवरऑल की वो वीक है, वोल्टेज कम हो जाएगी, ओवरऑल उसकी जो है ना परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। इसी तरह अगर वो पैनल अगर उसकी वजह से उसके ऊपर कोई शेड आ रहा है या पैनल डैमेज हो चुका है तो उस वो ओवरऑल हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है। तो इसके लिए एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई। वो ये करते थे कि पैनल को ओवरऑल वो 2 हिस्सों में डिवाइड एक एक साबुत ही पैनल है लेकिन उसको ओवरऑल 2 हिस्सों में जो उसकी सिलिकॉन है उसके अंदर वेफर्स उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब पैनल्स जितने भी आते हैं ना उनके सेंटर में से जो है ना 2 प्रोब्स बाहर आती हैं, जो वायर्स आती हैं। अब ऊपर वाला हिस्सा रहता है, नीचे वाला हिस्सा रहता है। अब एक हिस्से के ऊपर शेड आता है या वो डिफेक्टिव हो जाता है, नीचे वाला हिस्सा वर्किंग में है, हमारा सिस्टम जो है ना फिर भी इफेक्टिवली काम करता है। बनस्पत उसके थोड़ा सा काम करेगा लेकिन ये है कि हमारा सिस्टम रुकेगा नहीं। तो अब जो टेक्नोलॉजी बनी उसका अभी जो लेटेस्ट ये चल रही है उसको कहते हैं मोनोपर्क हाफ कट, पॉलीपर्क हाफ कट। अब हाफ कट का मतलब ये है कि वो सेंटर में से आ रहा है, ठीक पैनल 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। ठीक फिर इसके बाद हमारे पास है बाइफेशियल पैनल। बाइफेशियल पैनल सारी हाफ कट टेक्नोलॉजी में रहे हैं। ठीक। इसके दोनों साइड में और ये मोनोक्रिस्टलाइन आते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन नहीं आते। पॉली में नहीं आते। ठीक। तो ये बाइफेशियल आते हैं। बाइफेशियल में आपने देखा होगा बाइफेशियल जितने भी पैनल्स हैं छोटे पैनल्स हैं उनके अंदर वो तकरीबन जो है ना वो क्या कहते हैं उसे हनी वो 6 जो है ना इज़्ला नुमा जो है ना वो उसकी शेप होती है। ठीक है। चौरस चौरस नहीं होता, वो साइड्स पे भी जो है ना उसकी कट्स होते हैं इस तरह।
यूं इस तरह शेप होती है। अब दरमियान में जितनी स्पेसिंग है ना, जो नॉर्मल पैनल्स हैं, अब वो मीन्स के वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, लेकिन जो बाइफेशियल आते हैं ना वो ओवरऑल ट्रांसपेरेंट होते हैं। मीन्स के ये दो अगर मेरे पास वेफर्स है इसी तरह लगे हुए हैं, दरमियान में इनकी जो स्पेसिंग है वो ट्रांसपेरेंट है, तो वो लाइट जो है ना इससे रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ चली जाती है। अब अगर छतों पे हम लगाते हैं ना तो इसके लिए फिर यही करते हैं कि जब वो ट्रांसपेरेंट लगाना है, एक तो हम उसका जो एंगल है ना लाइट का, मिसाल के तौर पे अगर वो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल हमारा 30 डिग्री एंगल पे लगता है, तो जो बाइफेशियल पैनल है ना उसको हम 30 की बजाय 45 पे लगाएंगे। उसका मकसद हमारा ये होता है कि बैक वाला जो है ना उसका बैक साइड उसको भी हम परफॉर्मेंस के अंदर लेके आए। तो जब वो लाइट उसके अंदर से पास होकर दूसरी साइड पे जाती है तो दूसरी साइड पे हम उसको ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पर वॉल हो उसकी बैक साइड पे, उस वॉल को हम वाइट पेंट करते हैं और ऐसा पेंट करते हैं जो अच्छी रिफ्लेक्ट कर सके। तो वो बैक साइड, और इसका एक और फायदा ये होता है कि समटाइम मिसाल के तौर पे अगर आपका पैनल एक तरफ से डैमेज हो चुका है तो आप उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, दूसरी पोजीशन साइड से जो है ना वो पैनल काम करने लगता है। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है बनिस्बत आम पैनल्स के, लेकिन इसकी एफिशिएंसी और भी ज़्यादा है। इसी वो 23% से भी ऊपर चली जाएगी उसकी 24-25 तक जाती है, लेकिन उसकी लाइफ जो है ना वो बढ़ जाती है क्योंकि उसके दोनों साइड पे क्रिस्टलाइन जो है वो लगे होते हैं सिलिकॉन। अच्छा, इसमें देखिए एक डैमेज हो गया सर जी, एक पूरा मटेरियल के अंदर कुछ पॉइंट पे क्रैक्स बने थे, साधारण बड़ा एंगल भी लगा जी, अब क्या वो पूरा मेटल ही उसको कैसे ये तो मीटर चेक कर लेना बोल्ट की तरीके से पता चले जी। दूसरा ये है कि वो 4 सीरीज में लगे हुए हैं जी, तो अब क्या होगा कि इसकी वोल्टेज अगर कम हो गई है तो ये ओवरऑल दूसरे पैनल के साथ पैरेलल में लगा हुआ है जी, इसकी वोल्टेज आप कम प्रोड्यूस कर रहा है वो कम ज्यादा कर रहा है जी, वो क्या होगा कुछ ज्यादा वोल्टेज है तो करंट इधर भी फ्लो होगा, वो तो हमने इसको तो किया होगा कुछ डायोड या फ्री व्हीलिंग डायोड या कुछ तरह का कंसेप्ट होता है जहाँ से हम करंट फ्लो नहीं हो रहे जी, लेकिन अब लोड हमने जब लगाया तो लोड में कंट्रीब्यूशन भी क्या होगी साहब? वो आपने वो हमारे वर्कशॉप में हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें हम लोड सीरीज के अंदर दो लोड लगाते थे, एक 100 वाट का बल्ब लगाते थे, एक 200 वाट का बल्ब लगाते थे। अब जब हम सीरीज में लगा के दोनों को ऑन करते थे तो 100 वाट वाला बल्ब जो था वो ऑन होता था और 100 वाट वाला बल्ब जो है ना वो कम ऑन होता था, और 200 वाट वाला भी जो है ना वो 100 वाट बल्ब के जितना ही ऑन होता था, उससे ज़्यादा नहीं होता था। उसकी मेन रीज़न ये थी कि अब जब सीरीज़ में एक मिसाल के तौर पे अगर वो 200 वाट वाले बल्ब को हम एक हेल्थी पैनल कंसीडर करें और 100 वाट वाले बल्ब को अगर हम एक डैमेज्ड पैनल कंसीडर करें, तो वो डैमेज्ड पैनल जो है वो हेल्थी पैनल की जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट इस तरह इंड्यूस करता है कि उसको तकरीबन अपने जो उसकी परफॉर्मेंस जो है ना उसकी प्रोडक्शन वो अपनी जितनी बना चुका होता है। यानी जो अनहेल्दी होगा उतनी परफॉर्मेंस हेल्दी की हो जाएगी, हेल्दी की परफॉर्मेंस हो जाएगी और वो ख़राब होगा तो वैसे ही परफॉर्मेंस रुक जाएगी, सबकी रुक जाएगी। तो मीन्स ये है कि बेशक वो बना रहा है वो उसको और डैमेज नहीं कर सकता क्योंकि वो सीरीज में लगे हुए हैं। अच्छा, अगर ये जो पैनल होता है उसके अंदर सेल होते हैं ना, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक जी इधर से फिर इधर से जी एक सेल डैमेज हो गया बस जी हाँ, एक सेल डैमेज हो जाता है। तो एक सेल डैमेज हो गया तो बाकी चलने लगे हुए वो डिपेंड करता है वो सेल डैमेज किस जगह से हुआ है। अगर वो सेल का अगर वो क्रूशियल पॉइंट है जहाँ से ओवरऑल मैक्सिमम करंट जाना है तो ओवरऑल सेल जो है ना वो पैनल वो डैमेज हो जाए। उस केस में यहाँ पर हमारे लोकल्स जो हैं कुछ वो कहते हैं कि हम रिपेयर कर देते हैं, लेकिन वो रिपेयर करने का फ़ायदा नहीं होता, फिर उसके बाद वो पैनल वैसे ही ख़राब हो जाता है। उस केस में आपको पैनल चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर अच्छी कंपनीज़ का पैनल है जिस तरह लोंगी ले लें, जिनको ले लें, इनकी जो पैनल की वारंटी है वो 25 ईयर्स की है। बिल्कुल हाँ जी। और इसी तरह यहाँ मैंने हुआवे का इन्वर्टर इसमें सेलेक्ट किया। हम मोस्टली जो है ना अपने क्लाइंट्स को रेफर करते हैं हुआवे इन्वर्टर की तरफ से कि उसकी भी जो वारंटी है वो 10 ईयर्स की है। बाकी जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो या तो 3 साल की या 5 साल की वारंटी है। 500 वाट में कितने का मिलता है ये आजकल बहुत रेट्स आए ये हम इस तरह नहीं हम डिफाइन करते रेट्स, इस तरह हम 40 रुपए पर वाट रेट चल रहा था इस बार 58। जब मैंने स्टार्ट किया था ना उस वक्त हम 45 पे थे। तो ये 1 वाट का रेट है और हमें पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना होता है। तो सबसे एक सिस्टम जब भी हम डिज़ाइन करते हैं ना तो मैक्सिमम कॉस्ट जो आ रही थी ना हमारी वो हमारे पैनल्स की आ रही होती है, वो 40% से लेकर 60% तक जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन हमारे सिस्टम के साथ।
तो अब जब भी हम क्लाइंट जो है ना, कोई क्लाइंट्स समटाइम्स इस तरह के भी आते हैं कि वो यकदम से जो है ना इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो उनको एक मशवरा हम ये भी देते हैं कि आप इन्वर्टर ले लें बड़ा, जो पैनल्स है ना आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जैसे आपका मीन्स कि आपके पास कोई रिसोर्सेज आएंगे तो आप पैनल्स आहिस्ता आहिस्ता एक जो है ना ऐड करते जाइए, क्योंकि वो जो हमारे इन्वर्टर है उसकी एक लिमिटेड इनपुट है कि उससे कम पे नहीं चलता, एटलीस्ट उतनी इनपुट देनी है, तो उतने इनपुट पैनल्स या उससे थोड़े से ज़्यादा जितने भी आपके पास होंगे उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम उसके पैनल्स इंक्रीज करते जाएंगे। और बैटरीज की तरफ फिलहाल हमें मशवरा नहीं देते, बैटरीज हम वो आप एलजी की बात कर रहे थे, लेकिन एलजी के कोई इम्पोर्टर्स नहीं है पाकिस्तान में, वो 10 इयर्स की वारंटी देते हैं बैटरी ड्राई बैटरीज। लेकिन अभी उम्मीद है कि बैटरी जो हमारी बैटरीज आ रही है ना नाइट्रॉक्स की, वो लेके अभी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है सुपर कैपेसिटर्स की। ठीक है, सुपर कैपेसिटर स्टोरेज वाला। तो उनकी अभी जो उन्होंने रिसेंटली बैटरीज लॉन्च की हैं तो वो 8 इयर्स की वारंटी के साथ है पाकिस्तान। एक सुपर कैपेसिटर जो है मुझे देखा है कि एनर्जी होती है, पावर होती है, इंस्टेंट वो दे देते हैं, बैटरी तो ज्यादा स्टोरेज हमारे साथ है सुपर कैपेसिटर में। वो आप देखेंगे जब पीक ये जो पीक आती है ना उसको कवर करने के लिए जी समझ आ गई कैपेसिटी स्टोरेज जो लॉन्ग टर्म में उसकी एनर्जी है वो तो उसकी सुपर कैपेसिटर इसी तरह करते हैं। और जो सुपर कैपेसिटर बेस्ड बैटरीज होती है ना उनकी रेटिंग जो है ना ये लोग वो किलो वाट आवर्स में रेट करते हैं, इतने किलो वाट आवर का ये सिस्टम है, इतने किलो वाट आवर की बैटरी है, तो उसकी बैटरी हालांकि नॉर्मली हम बैटरीज लेने जाते हैं ना तो वो उसकी बैटरी जो रेटिंग है वो अम्पेयर रेटिंग है, लेकिन जो सुपर कैपेसिटर बेस है वो उनकी किलो वाट आवर की बेस पे है। तो उसकी रीज़न ये है कि वो जो है ना, एक तो मैंने उसके बारे में डेप्थ में स्टडी नहीं किया, लेकिन मुझे जो है ना वो बड़ा मतलब एक हुआ था कि यार ये किलोवाट आवर में क्यों है। तो इसी तरह एल जी और हुआवे हैं, वो भी अपनी बैटरीज की रेटिंग जो है वो किलोवाट आवर में देते हैं, और मज़े की बात यह ये जो बैटरीज देते हैं इनकी जो वोल्टेज है वो डीसी वोल्टेज है वो 400 से लेकर 600 वोल्टेज रेटिंग होती है बैटरीज की। अच्छा मीन्स कि उनके अम्पेयर्स सेल्फ अम्पेयर्स उनके वो कम होंगे, उनकी वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा होगी। अच्छा बनिस्बत हम मार्केट से हम जो बैटरीज लेते हैं, हमने हमारे जो मोस्टली इन्वर्टर पाकिस्तान में अवेलेबल है उनको हमने 48 वोल्ट बैटरी लगानी होती है, तो हम 12 वोल्ट की 4 बैटरीज लेके या 48 वोल्ट की एक बैटरी ले लेते हैं, उनको सीरीज में लगा के वो उससे देते हैं। लेकिन हुआवे और अभी नाइट्रॉक्स ने भी ये लॉन्च किया तो वो 400 से लेकर 600 वोल्ट तक की डीसी बैटरीज लेके आ रही है, जिनकी एम्पेयर रेटिंग ओवरऑल कम होगी। तो मेरा ख्याल है मे बी इसी वजह से किलोवाट आवर रेटिंग में उसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि एम्पेयर आवर की अगर करें तो नहीं वो वोल्टेज ज्यादा है तो फिर इन्वर्टर 48 तो इन्वर्टर भी इसी तरह चाहिए होगा 1000 वोल्ट की। जी ठीक हो गया सही। अच्छा ये बाइक थोड़ी सी कॉस्ट होती है, थोड़ी होती है या अच्छा खासा है? बाइफिशियल मीन्स कि अगर एक बंदा अगर जिस तरह मिसाल के तौर पे जब मैंने बाइफिशियल सेल करना स्टार्ट किया था ना तो मोनोक्रिस्टलाइन की कॉस्ट आ रही थी तकरीबन 45 से 46 की, और बाइफिशियल जो है वो 48 से 49 पर वाट। अच्छा इतना फर्क है, थोड़ा सा ही फर्क है। ठीक है इसकी बाइफिशियल पैनल ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं सहराओं में, तो दूर दूर तक कोई बिल्डिंग वगैरह होती नहीं है, जब जब सूरज गुरूब होता है तब तो उसमें लाइट पड़ रही है, जब गुरूब हो रहा होता है तो बैक साइड पे दूसरी लाइट पड़ रही उधर ठीक। लेकिन ये जो आपने विंडो का वॉल का कंसेप्ट दिया वो भी तो ठीक है। है। उसकी परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस एक तो बहुत कम है, 17% आई थिंक, और दूसरा ये है कि वो अमॉर्फस जो है ना वो ड्यूरेबल नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी नहीं है, वो बहुत कम है। मीन्स कि अगर इस एरिया में अगर वो लगे और उनके ऊपर अगर इस तरह कोई ओले वगैरह बैठते हैं तो वो इफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा इधर हमारी छत पे एक सोलर लगा हुआ है जी वो एक नीचे इन्वर्टर में कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, वो कैसे अगर चेक करना हो तो
वैसे तो वो जिसने लगाया वो बताएगा कि सीरीज में कितने पहले 5 किलोवाट का लगा जी 60 लगे एक 100 वाट के अंदर जी मेरा ख्याल होमेज का इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर तो चलिए वो मैंने देखा था तकरीबन 800 वोल्ट या इस तरह तो वो ऊपर 100 वाट के मॉड्यूल लगेगा। अगर हम इसको वो बताया ना आपको इसको हम अगर रिसाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि यार ये ठीक लगा है इसको अब कौन सी थी अगर इसको कवर करना चाहे तो 100 वाट की जगह 200 का है। तो आप देखें 500 वाट का साइज कितना होता है 100 वाट का और 500 वाट का जो है इसमें साइज में कितना डिफरेंस होता है डबल होता है तकरीबन बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जो 100 वाट का अगर पैनल होगा ना तो उसका साइज है फर्क है जो मिसाल के तौर पे उसका अगर वो कद काट होगा ना वो 5 फुट ऊंचा करके है ना अगर आप कहते हैं ठीक है तो 2 से 2.5 फुट चौड़ा हो सकता है। ठीक है 100 वाट का ज़्यादा से ज़्यादा सही लेकिन जो 535 का या 600 वाट तकरीबन उतने वो होते हैं 4.5 फुट चौड़ाई होती है और 8 फुट ऊंचाई होती है। उससे और तकरीबन डबल तकरीबन ही हो गया जो अच्छे वाला पैनल है ना क्योंकि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा करनी होती है। उसके ऊपर जो सामने की साइड पे जो ग्लास लगता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल लगता है। तो वो एक पैनल की जो वेट होता है ना वो तकरीबन 18 kg से लेकर 20 kg का एक ये 550 550 तकरीबन साइज तो फिर आपका डबल ही होगा जिस तरह हाँ होता है और 5 या तो 8 फुट हो और गया वेट में उससे काफ़ी ज़्यादा वेट उसका कितना है वो तो मेरा ख्याल है टू टू दो 2 kg 2 किलो का होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 किलो का। वैसे उसमें बता रहा था कि 17 किलो का नॉर्मल एवरेज जो है 15-17 किलो का जो है केजी का जी वो जो हीलियोस्कोप है या दूसरा कौन सा है जो अच्छे पैनल्स है ना वो उनकी यही वेट्स हैं। जो आप मार्केट से लेने जाएंगे ना आपको वो पैनल उठा के पता लग जाएगा कि ये नहीं ये अच्छा पैनल नहीं है इसका यानी वेट ग्लास से पता चल वेट से भी पता चल जाएगा। और जो अच्छी कंपनीज है ना उन्होंने तो एक मजे की चीज़ की हुई है कि उनके बैक साइड पे डाटा शीट लगी हुई है ना उसी के अंदर उन्होंने QR कोड्स दिए उसे क्या करेंगे आप वो स्कैन करेंगे आपको पता चलेगा कि एक नंबर क्यूआर व्हाट्सएप से करेंगे किससे करेंगे QR स्कैनर एप्लीकेशंस होती हैं उससे उनसे कर सकते हैं। नहीं वो करनी क्या होगा उनकी कंपनी की वेबसाइट खुलेगी उसकी और उस पे वो बताएंगे कि ऑलरेडी उसको भी ऐड करते हैं बाकी फिर